नमस्कार दोस्तों, दरबार में एक बार हम फिर आपके साथ मौजूद हुए हैं और आज का जो विषय मैं रख रहा हूँ वो विषय है कि सड़कों पे जिस तरह से दुर्घटनाएं घटती हैं। हालांकि ये विषय बहुत सामान्य और पिछली बार भी हमने आपसे बात किया था कि किस तरह से दुर्घटनाएं घट रही हैं, मगर इन दुर्घटनाओं के पीछे जो गलत ढंग से वाहन चलाए जाते हैं वो तो एक कारण बनता ही बनता है। कई बार सड़क पे आ रहे गौवंश या कुछ आवारा जो कछुए होते हैं उनकी वजह से भी ड्राइविंग अनकंट्रोल होती है और बड़ी दुर्घटनाएं घट जाया करती हैं। इसी विषय को ध्यान पे रखते हुए वर्तमान जो सरकार बनी है विष्णुदेव साय जी की, उन्होंने एक डिसीजन लिया अभी 25 तारीख को कि अब एक काऊ सेंचुरी का निर्माण किया जाएगा जहाँ पे अधिक से अधिक गौवंशों को रखा जाएगा, उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। तो हमने सोचा क्यों ना इस विषय पे बात किया जाए और कुछ अनुभवी लोग साथ बैठा जाए। तो दरबार में हमने बुलाया पूर्व कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के माननीय चंद्रशेखर साहू जी को। तो डॉक्टर चंद्रशेखर जी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जोहार जोहार, नमस्कार। जोहार हो गए तो जोहार के साथ तो चंद्रशेखर जी आप कृषि मंत्री रहे हैं और गौ के संबंधित, गौ संवर्धन संबंधित आपकी बहुत सारी योजनाएं जो समय ला रहे थे। ये जो सरकार सेंचुरी लेकर के आने का विचार कर रही है, काऊ सेंचुरी यानी कि हिंदी में कहें तो गौ अभ्यारण्य की जो है, ये परिकल्पना की आवश्यकता क्या है? देखिए, हम तो इसको 2010 में ही ले आए थे। हाँ। गौ अभ्यारण्य को हमने अपने कृषि बजट में शामिल किया था। पूरे देश में 2 राज्य कर्नाटक और छत्तीसगढ़, जहाँ अलग से कृषि बजट पेश हुआ जी। क्योंकि छत्तीसगढ़ जहाँ पर जो हमारी देसी गाय है उसकी संख्या, यदि पशु संगणना का आधार आप देखेंगे तो लगभग 90 लाख के आसपास गौवंशी हमारे पास पशुधन है। अब वो हो सकता है घट बढ़ गया होगा। अब उसमें ऐसे हमारे छोटे छोटे देसी गाय हैं जिसका हम किसी न किसी रूप में उसका नामकरण नहीं किए थे, उसका कैरेक्टराइजेशन नहीं हुआ था, उसका एक प्रकार से कहीं उस रूप में मान्यता नहीं थी। तो हमने प्रयास पहले किया कामधेनु विश्वविद्यालय बनने के पहले कि हमारा जो देसी नस्ल के पशुधन है वो रिकॉग्नाइज हो देश भर में, और उसके बाद फिर जेनेटिकली भी और दूसरे प्रकार से भी उसका रिकॉग्निशन हो जाए, उनको मान्यता मिल जाए। तो उसका अंततः हमने कोसली नाम दिया। आज पूरे देश में देसी नस्ल के गायों के साथ छत्तीसगढ़ के हमारे से दक्षिण कोसल के कोसली नस्ल के भी गाय का एक प्रकार से चिन्हांकन हुआ है। और ऐसी गायों की संख्या कितनी है आप पशु संगणना का आधार ले सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट पशु संगणना हुआ है उसके आंकड़े मेरे पास नहीं है, लेकिन वो हो सकता है। और इसीलिए हमने गौ अभ्यारण्य की कल्पना उस समय की थी बेमेतरा के आसपास। उस दिनों तो बेमेतरा जिला नहीं बना था। बेमेतरा के आसपास एक जो सरकारी ज़मीन है उसको भी हमने चिन्हित किया था। बाद में वो बहुत ज़्यादा उस पर काम नहीं हो पाया, और बहुत अच्छी बात है कि स्वागत कदम है ये काऊ सेंचुरी के नाम से हमारे वर्तमान सरकार माननीय विष्णुदेव जी के नेतृत्व में अपनी सरकार ने एक गौ अभ्यारण्य बनाने का निर्णय किया है। उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और आज जो हमारे सामने समस्या है, पांडे जी आप देखेंगे हमारे पूर्वज के साथ साथ अभी जितने हमारे अपने लोग हैं उन सब ने देखा है कि गांव में कोठा होता था। हाँ। गांव में सभी पशुओं को एक साथ हम लोग रखते थे, उसका सेवा करते थे, जतन करते थे। घर का जो पहला एक गंजी हुआ करता था उसमें सब प्रकार के अनाज को वहाँ इकट्ठा करते थे, उसको गंजी में, और उसको धोवन बोलते थे, कोटना रखते थे और सबको खिलाते थे। अब एक परिवार के सदस्य की तरह। आज वो परिवार का सदस्य है नहीं। कोठी, कोठा, कोठार तीनों हमारे तीनों खत्म हो गए, लगभग खत्म हो गए हैं ना। कोठी नहीं है, कोठा नहीं है, कोठार भी चला गया। चलिए कोई बात नहीं, नए दौर है तो नए ढंग से हमारे सामने चुनौतियां हैं, उसको भी स्वीकारते हैं।
लेकिन गौ अभ्यारण्य में हम ऐसे खासकर ऐसे हमारे पशुधन हैं जिनका कोई देख रेख संभव नहीं है, उसको रख सकते हैं। एक और समस्या हमारे उस समय ध्यान में आज भी है, वो बुंदेलिन गाय की। बुंदेलिन गाय, तो वो पशुओं, वो जो हमारे धान है या अन्य हमारे फसल है, उसको बहुत खराब करती है और वो पकड़ में नहीं आता। उसको वन विभाग के लोग भी नहीं पकड़। नील गाय बोलते हैं उधर हमारे यहाँ। नहीं, नील गाय जो उधर यूपी साइड में, यूपी साइड में नील गाय भी बोल सकते हैं, और हमारे यहाँ बुंदेलिन गाय है, उसकी समस्या है। यदि गौ अभ्यारण्य बना तो बुंदेलिन गाय को एक साथ वहाँ पर बाड़े में रखा जा सकता है। और आज भी इस क्षेत्र में बहुत काम करने की जरूरत है जी। जीनोम टेक्नोलॉजी, आमतौर पे पहली बार डेनमार्क के साथ में भारत सरकार ने एक अनुबंध किया कि हम आपके यहाँ से फ्रोजन सीमेंट्स लाएंगे और इन सब नस्लों को, खासकर जो गौवंशी नस्ल है, उसको अपग्रेड करेंगे। मुझे मालूम है एक बेफ करके संस्था है पुणे के पास, भारतीय कृषि उद्योग प्रतिष्ठान, वहाँ डॉक्टर हेगड़े ने तो बहुत उन्होंने काम किया है। वहाँ मैं 1 महीने रहा हूँ जी, बहुत पहले। रालेगंज सिद्धि में भी अन्ना हजारे जी के यहाँ भी उन दिनों गया था, तो उनने वो काम किया। और बहुत सारे पूना, अहमदनगर जिला में, नासिक के आसपास उन्होंने कम से कम अशासकीय तौर पे 250 AI सेंटर, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर उन्होंने स्थापित किया। वहाँ भी वो स्थिति आज देखें तो हमारे सामने कई प्रकार की स्थिति है। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि अन्य राज्यों में, अभी अभी हम लोग अलग अलग राज्यों में चुनाव में गए थे, हमारे कई साथी अलग अलग राज्यों में गए थे। महाराष्ट्र में मैं कहीं देखा नहीं कि वहाँ पर सड़क में पशुधन घूम रहा हो, रात हो दिन हो ये हो। और यहाँ तो जैसे आप शुरुआत में ही कह रहे थे कि कहीं एक्सीडेंट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं हमारे गाय मर रही, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में कुल मिला के गौ अभ्यारण्य का कॉन्सेप्ट सब प्रकार से धरातल पे उतरना चाहिए, उस कॉन्सेप्ट का भी विस्तार होना चाहिए। चलिए, सत्ता बदलती है तो कई चीज़ों के नामकरण बदल जाया करते हैं, ये अक्सर लगता है। तो गौठान बदल के कहीं अभ्यारण्य तो नहीं हो रहा है? नहीं, अभ्यारण्य अलग विषय है। नहीं तो उनका गौठान में क्या खराबी रही? नहीं, गौठान तो हर गांव में है, हर गांव में अभ्यारण्य तो हो नहीं सकता। अभ्यारण्य तो ऐसा है, एक जगह उनको इकट्ठा करना बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में। और राजस्थान में आप देखेंगे पथमेड़ा करके जगह है जी, वहाँ जो स्वामी जी हैं 5 लाख गायों को एक साथ वो वहाँ पर उसको न केवल उसका देख रेख कर रहे हैं, उनका संरक्षण होता है पथमेड़ा का। चलिए, अगर ये अभ्यारण्य बनता है, हम एक तो ठीक है, चलो कुछ मवेशी को उठा करके वहाँ छोड़ दिया जाएगा, उनके बराबर केयर भी होगी। इससे और क्या फ़ायदा हो सकता है? एज ए कृषि मंत्री के रूप में, हम आपको पूर्व कृषि मंत्री हैं और आपने चालू करने का विषय रखा था, तो अगर यह अभ्यारण्य चालू हो जाता है, योजना जिस तरह किरण करने की बात कही जा रही है, प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो इससे हमारे गौ संवर्धन में नहीं, एक तो क्या फायदा हो रहा होगा? अवैध निकासी रुकेगी। ठीक है, वो तो कम किया, अवैध निकासी होगी। अवैध निकासी यानी राज्यों से बाहर जाकर जो स्लॉटर हाउस में भेजी जाती है जी, उसका एक निश्चित स्थान होगा। आज हमारे पास जो भी गांव में स्थिति ऐसी रहती है नहीं, पैरा है नहीं, कुल मिलाकर क्या कह रहे हैं कि गौ तस्करी, हाँ, गौ तस्करी पर भी एक विराम प्रकार से लगेगा। प्रभावी उसका एक निदान हो सकता है, प्रभावी रोकथाम हो सकता है, ठीक है, और उसका एक स्थान हो सकता है। और फिर जो नहीं पाल पोस सकते भाई, वो गौ अभ्यारण्य को दान दे दो, गौदान का बड़ा महत्व है। हम नहीं पाल पोस रहे हैं, हम दे देते हैं भाई, आप चलिए गौदान कर। और गौठान का भी कॉन्सेप्ट कोई खराब नहीं है जी, कॉन्सेप्ट लेवल पे भी मैं भले उस सरकार में किसी उसको क्रिटिसाइज करते रहा हूँ, लेकिन गौठान के कॉन्सेप्ट को सही ढंग से यदि लागू किया जाता तो मुझे लगता है ये स्थिति नहीं बनती। अब
अब उसको नए रूप में हमारे जो केंद्रीय मंत्री है गिरिराज किशोर जी यहाँ आए थे, उन्होंने राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ, यहाँ के अधिकारियों के साथ चर्चा की है। यदि हम लोगों का इन्वॉल्वमेंट तो है नहीं डायरेक्ट, लेकिन मैंने यही जानकारी हासिल की और ये जानकारी मिली अखबार वगैरह के माध्यमों से कि उन्होंने भी गोठान को किसी न किसी योजना में शामिल करने की बात कही है। अब हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे सुदृढ़ बनाएं, इस नाते गौठान का, गौ अभ्यारण्य का और गौ संरक्षण का और गौ वंश के एक प्रकार से विस्तार का बड़ा महत्व है। वो हमारे जनजीवन से जुड़े, हमारे कौशिक महाराज हैं वृंदावन में, तुलसी वन गौशाला उनका बड़ा है, 1 लाख गायों का रखने का उनका संकल्प हो रहा है कई तरीके से। अब उसके साथ साथ वन्य जीव के साथ भी हमारा संबंध कैसे हो, बहुत सारे विषय हैं एक साथ जुड़े रहते हैं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान को जब काऊ बेल्ट कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि गौ हमारी संस्कृति से जुड़ा है, हम उसको माता के रूप में पूजते हैं, लेकिन उनका संरक्षण करें, उनका पालन पोषण करें, उनका देखभाल करें, उनके प्रति अपने कर्तव्य उसका निर्वहन करें, उनको सड़कों पे ना छोड़ें, उनको दूसरे पर आश्रित न रहें। ऐसे भाव यदि हम वॉलेंटरी रूप से लेते हैं, ऐसा हम ग्रहण करते हैं, तो मुझे लगता है ये जो अवधारणा है ये ज़्यादा सफल होगा, ऐसा मेरा चलो अपना एक बात तो सोच है, इसमें मंथन की जरूरत नहीं है। एक बात तो है कि साहू जी ने आश्वासन दिलवा रहे हैं कि गौठान की जो योजना है उसे बंद नहीं होने देंगे, उसको कुछ और मॉडिफाई करके और बेहतर ढंग से जहाँ जहाँ कुछ कमी रह गई है उसको और ढंग से चलाएंगे, फिर विपक्ष इसमें परेशान नहीं होगा, ये क्लियर से ले सकते हैं। मगर दूसरा एक बात और है, नहीं ये मेरा अभिमत है, ये आपका भी मत है। और क्योंकि अब एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं आप, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, तो हमेशा एक पार्टी ये आरोप लगाती ही रहती है आपकी पार्टी के ऊपर में कि जब जब ये सत्ता में आते हैं एक ही मुद्दा होता है, राम, गाय और गोबर। सत्ता में आसीन होते ही फिर से वो गाय वाला मुद्दा आ गया है, तो फिर इसी में आगे बढ़ने का विचार है या वाकई धरातल में लाना है? प्रश्न ये हमारी संस्कृति का से जुड़ा प्रश्न है भाई। गौ, गंगा, गौ और गायत्री, गंगा, गौ और गायत्री, ये हमारी संस्कृति, हमारी जीवन पद्धति है। ये केवल ये नहीं कि हम गौ माता की जय बोल दें, इतने ही तक के सीमित नहीं है। ये हमारे अपने जीवन पद्धति, अपनी जीवन दृष्टि से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए आप देखिए यहाँ की जो इकोनॉमी है वो कहीं न कहीं पशुधन को भी संवर्धन करने की है। और इसीलिए हम देसी अपनी यहाँ की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको जब बढ़ाने की बात सोचते हैं, उसको अपग्रेड करने की बात सोचते हैं, तो उसमें पशुधन का महत्व निश्चित रूप से जुड़ेगा। गोबर, खासकर देसी पशुओं का, देसी गायों का जो गोबर है उसका इस्तेमाल कहाँ नहीं हो रहा है। रेडियो एक्टिविटी को, रेडियो धर्मिता को सोखने की सबसे यदि अधिक किसी उसमें तत्व है तो वो है गोबर। और दूसरा वो जो संजीवनी जिसको दहीमन पेड़ बोलते हैं, गांव में होते हैं, उसमें जंगलों में होता है, जहाँ पर जो जंगली जानवर है वो यदि आपस में लड़ के घायल हो जाए या किसी कारण घायल हो जाए तो वहाँ वो 24 घंटे दहीमन पेड़ के नीचे वो बैठ के अपने को वो एक प्रकार से स्वस्थ होकर लौटता है। हीलिंग प्रॉपर्टी, हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, हीलिंग प्रॉपर्टी है। उसी तरीके से इसमें गोबर में भी रेडियो धर्मिता को सोखने की शक्ति है। एक चीज और करूंगा, मुझे जानकारी मिली, कृषि में आप रहे हो तो उसमें पुष्टि भी करोगे आप, कि दहीमन का जो पेड़ है उसमें कहते हैं कोई व्यक्ति अगर कितना भी नशे में हो, नशा कर लिया हो, अगर उस पेड़ के पास नीचे मिला दिया जाए तो उसका नशा भी उतरने लगता है। निश्चित रूप से तो एक उसका भी नशा उतरने लगता है जी। जैसे राजनीतिक दलों का नशा जब चुनाव में हार जाते हैं, सत्ता से बाहर रहते हैं, नशा उतर जाता है। और ये इसकी भी उपयुक्तता होगी और अच्छा हो। साहू जी पूर्व मंत्री, कृषि मंत्री रह चुके हैं और हो सकता है कि अभी कुछ परामर्श लिया जाए तो परामर्श होगा। तो अगर एक साथ गाय के गोबर एक ही जगह इकट्ठा होंगे तो उसकी कुछ और अच्छा उपयोग हो,
क्योंकि आज हमारे पास में रेडियो एक्टिविटी जो रेज है, जो किरणें हैं, वो हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं। आप तो उसको कैरी करके आदमी घूम रहा जी। है मोबाइल के रूप में, वो जगह जगह टावर है। टावर लगे, फिर हाथ में तो लेके घूम ही रहा है, कहीं मोबाइल लेके घूमता है, कहीं गले में उसका वो नेक बैंड लेके घूम रहा है, कोई ब्लूटूथ लगा के घूम रहा है। आप सोचिए कितनी सारी डिवाइसेस भी हैं, कितना सारा। और एक घर में अगर 4 लोग हैं तो कम से कम 6 मोबाइल है उनके पास में, 4 में से 6 मोबाइल होते हैं। रेडियो भी, आपकी जो टेलीविज़न है आजकल वो भी रिमोट से चलने लगा है, वो भी रेडियो एक्टिविटी है। तो अगर देसी गाय के गोबर का सही ढंग से, साइंटिफिक ढंग से उपयोग होने लगे एक जगह पे, उस पर रिसर्च हो, जो मैं आज आपके साथ चर्चा में बैठना चाह रहा था कि रिसर्च हो, इतनी उपयोगी चीज़ें हैं, तो हम जो घर पे जो रेडियो एक्टिविटी रेस की वजह से परेशानियां हो रही हैं, बीमारी आ रही है, उससे काफ़ी कुछ हद तक बचा जा सकता है और सुरक्षित रहा जा सकता है। निश्चित रूप से। ये आया है पंचगव्य। पंचगव्य, पंचगव्य को लेकर बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। कुछ अभी अभी यहाँ एक पंचगव्य सम्मेलन हुआ था कृषि विश्वविद्यालय में, मैं भी आया था। जी एक आचार्य जी आए थे, बेंगलोर में रहते हैं, जी उन्होंने एक पंचगव्य संस्थान का भी निर्माण किया है। हम जो कामधेनु विश्वविद्यालय लेकर आए थे, हमारे संघ के पूजनीय सरसंघचालक जी, उनसे भी हम लोगों ने बहुत से विषय पर मार्गदर्शन लिया था। तो उनका भी एक सुझाव था कि पंचगव्य पर अनुसंधान होना चाहिए। ठीक है। तो गौ अभ्यारण्य के साथ साथ पंचगव्य पर अनुसंधान हो, उसमें गोबर भी शामिल है, गौमय यानी गौमूत्र भी शामिल है, और बाकी जो दूध, दही, घी वो भी शामिल है। तो पंचगव्य के इस्तेमाल से हम मनुष्य के उसके परिवार की अर्थव्यवस्था के साथ साथ उनके स्वास्थ्य का भी रक्षा देखभाल कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहला हम तो जनता हैं, जनता को सबसे पहला चीज़ है कि सड़क में व्यवस्था रहे, जाम ना लगे। और कई बार देखे हैं कि अनावश्यक कभी 4-5 गायें एक जगह बैठ जाती हैं या गौवंश बैठ जाता है, तो लंबी लंबी जाम लग जाती है। कई बार हाईवे के पास में गाय गुजरती हैं और हमको एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी तकलीफ तब होती है तो वो ये जी कि जब हम बरसात का जो मौसम आता है और पानी गिरता रहता है और लाइट बराबर दिखती नहीं है रोड पे, और वहाँ पे कहीं ना कहीं गोवंश आ जाता है जिससे ठोकर खा करके उसकी मृत्यु होती है, और वाहन चालक है उसमें बैठे लोगों की भी कई बार दुर्घटनाएं हुई है, यहाँ तक मृत्यु को भी जाना पड़ा है। तो इससे तो बचाव होगा। सरकार इस पहल पे काम कर रही है। अधिकारी हैं जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, उन्हें प्रोजेक्ट बनाने की जवाबदारी दे दी गई है। 25 तारीख की बैठक में हम यहाँ पे आज चर्चा कर रहे थे, 26 तारीख है, आप इसे सुन रहे हैं। सुनने के पश्चात आपके मन में कोई प्रश्न या सुझाव आते हैं उसे भी भेजिए, ताकि इसे भी सरकार के अधिकारियों के पास तक पहुँचाया जा सके, क्योंकि सवाल आपका है, क्योंकि ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है और आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हमें इंतज़ार होगा आपके सुझावों का और आपके प्रश्नों का। तो फिर आज फिलहाल अभी दीजिए, इस मुद्दे में यही खत्म करता हूँ। अगली बार फिर दरबार में बैठेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।